नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर विजन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विंसर ईयर बुक जो आपकी आती है मार्केट में उत्तराखंड के नाम से, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नोट्स लेकर आपके सामने जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आगामी जितनी भी परीक्षाएं आपकी हैं उनमें ये सभी नोट्स आपके महत्वपूर्ण होंगे और इससे आपके प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है कि इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आगामी सभी परीक्षाओं में। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बद्री केदार यात्रा। इससे संबंधित हमारे परीक्षाओं में क्या क्या फैक्ट, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके सामने। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी जी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा की थी उसकी डेट क्या थी, तिथि क्या थी, ईयर क्या था। तो 21 अक्टूबर 2022 आपने याद रखना है कि 21 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पे गए थे। उन्होंने छठी बार केदारनाथ की यात्रा की और दूसरी बार बद्रीनाथ की यात्रा उन्होंने की। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि केदारनाथ की यात्रा उनके कौन से नंबर की यात्रा थी और बद्रीनाथ की जो यात्रा थी वो कौन से नंबर की यात्रा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में देखिए उन्होंने कुछ योजनाओं का आधारशिला भी रखी वहां पे, बद्रीनाथ में भी और केदारनाथ में भी। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केदारनाथ धाम में उन्होंने 9.7 किलोमीटर लंबी एक रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। जो ये रोपवे जो जाएगा आपका गौरी कुंड से स्टार्ट होके और केदारनाथ धाम तक जाएगा। इसकी जो लंबाई है आपको याद रखनी है, 9.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह रोपवे आपका बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आगे आने वाले यात्रा सीजन में। इसकी जो कुल लागत है 1267 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। इसी प्रकार उन्होंने बद्रीनाथ में 1163 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे परियोजना, यानी गोविंद घाट से हेमकुंड तक एक रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया है। साथ साथ उन्होंने देखिए क्या करा, माणा गांव जो कि उत्तराखंड का अंतिम गांव माना जाता है, जिसका जो प्राचीन नाम आपको ध्यान में रखना है मणिभद्रपुरी, इसका प्राचीन नाम है, कि सीमावर्ती गांव विकास कार्यक्रम योजना की उन्होंने वहां पे समीक्षा करी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये हमारे फैक्ट थे उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने किन किन चीजों की आधारशिला रखी और इन्हीं से आपका प्रश्न बनने की उम्मीद है। आयोग जो है इन्हीं फैक्ट पे क्वेश्चंस बना सकता है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों हमारा है लोक पर्व इगास बग्वाल। बहुत चर्चित हो गया है इस समय और काफी चर्चा में रहती है चीजें। देखिए उत्तराखंड में जो लक्ष्मी पूजन दीपावली उत्सव को हम कहते हैं बग्वाल, और दीपावली के ठीक 11 दिन बाद जो त्योहार आता है उसको कहा जाता है इगास, जो कि बहुत चर्चा में, बहुत प्रचलित और काफी इसको जो है प्रचलित किया जा रहा है, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। और इसका जो दूसरा नाम आप कह सकते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी, ये भी आप इसको नाम याद रखिए। इगास के बारे में पर्व मनाया जाता है और इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसमें जो फैक्ट होंगे वही फैक्ट मैंने लिए हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। नहीं तो बुक में तो आपकी बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन मैंने वो फैक्ट लिए हैं जिनमें आपका आयोग क्वेश्चन बना सकता है और जिसपे आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। मैंने अननेसेसरी की चीजें इसमें नहीं ली है, तो इसलिए इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सैन्य परंपरा। देखिए भारत की सैन्य परंपरा से क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। देखिए अर्थशास्त्र के जो जनक हैं या कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य यानी कि आपके चाणक्य हो गए, विष्णुगुप्त हो गए, ठीक है। तो इन्होंने एक अर्थशास्त्र की जो बुक लिखी है इसमें इन्होंने 3 प्रकार के सैन्य अभियानों का वर्णन इन्होंने किया है। सबसे पहले धर्म विजय, दूसरा हो गया आपका लोभ विजय और तीसरा हो गया आपका असुर विजय। तो वैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम इतिहास के टॉपिक्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वही चीज उठाएंगे जो आपके विंसर ईयर बुक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना को कहते हैं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य दल है भारत का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है देखिए गढ़वाल राइफल्स।
अंग्रेजों ने सन 1816 में नसीरी सिरमौर कुमाऊं बटालियन, जिसमें गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊनी का मिश्रण बनाई थी। तो यह आ सकता है कि जो नसीरी सिरमौर कुमाऊं बटालियन थी, इसको किन किन तीन को मिला के ही बनाया गया था, तो गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊनी। बाद में इसे गोरखा नाम दे दिया गया था। गढ़वाल राइफल्स के गठन का जो श्रेय है वो लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि गढ़वाल राइफल्स के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, प्रथम गढ़वाली बटालियन या गढ़वाल राइफल्स, ये गढ़वाल रेजिमेंट, किसी भी नाम से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना देखिए आपने याद रखनी है। सबसे पहले 5 मई 1887 ये स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी करी गई थी अल्मोड़ा में। कमांड ऑफिसर थे इसके उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मैन वारिंग, और मुख्यालय था इसका लैंसडाउन में। जो मुख्यालय बनाया गया था इसके लैंसडाउन में, ये 4 नवंबर 1887 से यहाँ पे मुख्यालय को ट्रांसफर किया गया था। मुख्यालय इसका बनाया गया था गढ़वाल राइफल का लैंसडाउन में। लैंसडाउन का एक पुराना नाम भी है, प्राचीन नाम है, जिसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उसके बाद 21 सितंबर 1890 को वॉइस रॉय लैंसडाउन के नाम पर देखिए आ गया, कमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कालो डांडा का जो नाम था वो लैंसडाउन रख दिया गया। नहीं, कालो डांडा जो लैंसडाउन था इसका जो प्राचीन नाम था पहले कालो डांडा, तो कालो डांडा का इन्होंने नाम बदला और उसकी जगह इन्होंने इसको लैंसडाउन कर दिया, क्योंकि वॉइस रॉय जो लैंसडाउन थे आपके, इन्हीं के नाम पे इसका नाम परिवर्तित करके लैंसडाउन रखा गया 21 सितंबर 1890 को। ये डेट भी आपने याद रखनी है। गढ़वाल राइफल्स के 3 व्यक्तियों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2 तो इसमें भारतीय थे ही, जो आपको पता ही है कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला दरबान सिंह नेगी को, जो कि नायक के पद पे कार्यरत थे। दूसरे भारतीय थे हमारे गबर सिंह नेगी, जो आपके राइफल मैन थे। और तीसरे देखिए विलियम डेविड कैनी, ये भी एक लेफ्टिनेंट थे, और इनको भी जो है विक्टोरिया क्रॉस मिल चुका है। तो गढ़वाल राइफल्स के कुल 3 व्यक्तियों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे कम उम्र में जो विक्टोरिया क्रॉस मिला है वो गबर सिंह नेगी जी को मिला है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम कुमाऊं रेजिमेंट की। ठीक, कुमाऊं रेजिमेंट अनेक सैन्य टुकड़ियों, देखिए मुस्लिम, राजपूत, जाट सैनिक को मिलाकर कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1788 ईस्वी में हैदराबाद में सलावत खान ने की थी। तो देखिए जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, बेसिकली इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट था, लेकिन इसमें देखिए कौन कौन लोग थे, मुस्लिम थे, राजपूत थे और जाट सैनिक, इन सबको मिला के ये कुमाऊं रेजिमेंट बनाई गई थी 1788 ईस्वी में। हैदराबाद में सलावत खान ने इसकी स्थापना करी थी। अनेक सैन्य टुकड़ियों को मिला के बनाई गई थी 1788 में। कुमाऊं रेजिमेंट का अगर हम संस्थापक की बात करें, जो फाउंडर कहते हैं हम कि कुमाऊं रेजिमेंट का भाई फाउंडर कौन था, सर हेनरी रसल को माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट में अधिकतर कुमाऊनी सैनिकों की भर्ती की गई। इसके पश्चात इस रेजिमेंट का नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट किया गया, यानी कि जो वर्तमान में जो इसका नाम है कुमाऊं रेजिमेंट, ये आपका करा गया था जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट में अधिकतर कुमाऊनी सैनिकों की भर्ती करी गई थी। क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज्यादा कुमाऊनी सैनिक हो गए थे, तो उन्हीं कुमाऊनी सैनिकों की भर्ती के कारण इस रेजिमेंट का जो नाम दे दिया गया वो फाइनली इसको नाम दे दिया गया कुमाऊं रेजिमेंट। क्योंकि पहले तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें जाट भी थे आपके, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मुस्लिम, राजपूत, जाट सबको मिला के बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो कुमाऊं रेजिमेंट के जो लोग थे या कुमाऊं के जो लोग थे उनकी भर्ती बहुत अधिक मात्रा में की गई, तो फिर इसका नाम जो है कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया। सैनिक बहुत थे, कुमाऊनी सैनिकों की ज्यादा इसमें जो है भर्ती की गई, अधिकतर सैनिक कुमाऊनी होने के कारण इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट किया गया। और ये 27 अक्टूबर 1945 और मुख्यालय है इसका रानीखेत में। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को की गई और मुख्यालय बनाया गया इसका रानीखेत अल्मोड़ा में। इस रेजिमेंट, देखो ये जो रेजिमेंट थी, इस रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र मिले हैं। देखिए रेजिमेंट को भी 2 परमवीर चक्र मिले हैं। और किन किन व्यक्तियों को, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत थे, पहले मेजर सोमनाथ शर्मा थे 1947 में मिला, और दूसरे थे मेजर शैतान सिंह, जिनको 1962 में आपका रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र दो। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कब मिला, 1947
मेजर शैतान सिंह जी को कब मिला? 1962 में। और दोनों जो व्यक्ति हैं दोनों आपके कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र मिले थे। देखो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह रेजिमेंट वह रेजिमेंट है जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। देखिए एक उपाधि के रूप में, एक उनको उपाधि के रूप में जो इस रेजिमेंट को दी गई थी और कलर की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है किसने दी थी? राजेंद्र प्रसाद। और कब दी थी? 8 अप्रैल 1961 को। ये जो डेट है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन बनेगा किस रेजिमेंट को कलर प्रदान किया गया था? कुमाऊं रेजिमेंट को कब दिया गया था? 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको कलर प्रदान किया था। तो ये भी आपने देखिए दोस्तों याद रखना है। इसके लेफ्टिनेंट, देखो यहीं से हम बात करते हैं, जो कर्नल नरेंद्र कुमार थे ये कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने हिमालय की निम्न चोटियों पर गौरव हासिल किया, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो इन्होंने देखिए त्रिशूल पर्वत, कामेट पर्वत और नंदा देवी पर्वत को जो है इन्होंने यहाँ पे हिमालय की निम्न चोटियों पर गौरव हासिल कर रहा था। यहाँ पे इन्होंने अपनी फतेह करी थी। यहाँ पे नरेंद्र कुमार जी ने, ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित व्यक्ति थे। देखिए हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपको सिर्फ फैक्ट याद करने हैं। क्योंकि उत्तराखंड में चाहे ग्रुप सी का एग्जाम हो तो पीसीएस का प्रीलिम्स है, आरओ को प्री होगा, तो देखिए उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। उत्तराखंड में देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको फैक्ट ज्यादा याद करने पड़ेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, तो फैक्ट आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन तो आप वहां पे थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। फैक्ट अगर देखो आपको याद नहीं होंगे, सपोज ऐसी दे देगा कि भाई कलर प्रदान कब किया गया था, तो आपको डेट याद होनी चाहिए 8 अप्रैल 1961। इसलिए मैं बिल्कुल फैक्ट वाइज चल रहा हूँ, आपके फैक्चुअल ये क्वेश्चन है, फैक्ट ही आपके बने हुए हैं। ठीक है, देखिए आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। स्थापना, देखिए इसकी स्थापना में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है और बहुत ज्यादा होती भी थी पहले कंट्रोवर्सी, तो आप बिल्कुल जो मैंने आपको डेट दी है ये बहुत ज्यादा बुक से लेके काफी मंथन करके और काफी सोर्सेज से मैंने इनको पहले चेक किया और तब आपको इनके डेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो स्थापना देखो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आईएमए है, भारतीय सैन्य अकादमी है, उसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को स्टैब्लिश हुआ। तो अगर स्थापना तिथि आती है दोस्तों तो आप 1 अक्टूबर 1932 कहेंगे। अगर इसका उद्घाटन तिथि आती है कि आईएमए का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये 10 दिसंबर 1932। इन्हीं दो तिथियों में बहुत ज्यादा कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती थी, क्वेश्चन आ जाता था, कई बार कोई 10 दिसंबर लगा देता था, कोई 1 अक्टूबर, क्योंकि आप बुक्स अगर देखेंगे तो किसी किताब में स्थापना तिथि 1 अक्टूबर है और किसी बुक में आपकी स्थापना तिथि 10 दिसंबर 1932 भी रखी है। लेकिन मैंने इन पूरे सोर्सेस को चेक करके ही आपको ये तिथियां दी हैं। तो स्थापना आपने 1 अक्टूबर 1932 बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, और उद्घाटन 10 दिसंबर 1932। ये जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसी तरह से आपने इसका आंसर करना है। संस्थापक देखिए सर फिलिप डब्ल्यू चेटवुड फील्ड मार्शल थे, ये इसके फाउंडर हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और स्थान तो आपको पता ही है देहरादून में, आईएमए जो है देहरादून में। कुछ फैक्ट, इसकी शुरुआत देखिए कैसे हुई थी, 40 पाइनियर्स और 40 जेंटलमैन कैडेटों के प्रशिक्षण से हुई थी। यानी कि इतने कैडेटों को सबसे पहले यहाँ पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई थी। एक बिल्कुल डाटा आपको दिया जा रहा है, कई बार आयोग जो है अगर टफ क्वेश्चन बना देगा तो स्थापना ना पूछ के, उद्घाटन तिथि ना पूछ के और स्थिति ना पूछ के कहाँ स्थित है, ये आपका थोड़ा पेपर को टफ करने के लिए जेंटलमैन कैडेटों या पाइनियर्स की संख्या आपसे पूछ सकता है, कितने कैडेट्स को, कितने पाइनियर्स को जो है ट्रेनिंग दी गई थी, तो आपको 40 याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद देखिए पहले भारतीय कमांडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपका बनने के पूरे चांसेस हैं। मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह 1947 में, देखो स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कमांडेंट बने, इसलिए इनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और एग्जाम में इसके आने के बहुत चांसेस है। मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए और 1947 में ये बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्रम में मैंने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कुछ व्यक्तित्व, प्रमुख हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में भी देखिए मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट लेके आया हूँ। मेन सबसे पहले बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। देखो अभी मैंने आप पीछे भी हमने चर्चा करी थी कि इनको जो है 1947 में परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था।
तो इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन, ठीक, की डेल्टा कंपनी के ये कमांडर थे। देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से संबंधित थे? कुमाऊं रेजिमेंट के थे। किस बटालियन के थे? 4थी बटालियन, 4थी कुमाऊं बटालियन के ये कमांडर थे। और कंपनी, तो इनकी कंपनी पूछी जा सकती है डेल्टा कंपनी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डेल्टा कंपनी के ये कमांडर थे। 4थी बटालियन थी हमारी और कुमाऊं रेजिमेंट से ये संबंधित थे। देखो, 3 क्वेश्चंस आपके पहले फैक्ट से आपके तैयार हो गए। अब इनको 1947 में परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? देखिए क्या करा इन्होंने ऐसे। कबायली युद्ध के दौरान कश्मीर के बड गांव में अपनी बहादुरी का परिचय देकर पाकिस्तान सेना के हमले से श्रीनगर कश्मीर को इन्होंने बचाया था। देखो, उस टाइम पे 1947 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी हमारी, पाक सेना के हमले इन्होंने श्रीनगर कश्मीर को बचाया था। और ये हुआ था आपका कश्मीर के बड गांव में। ये भी आपको याद में रखना है, ठीक। याद रखना है कि इनको परमवीर चक्र की जो प्राप्ति हुई थी, इनको परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। देखो, इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और मरणोपरांत इनको 1947 में परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, क्योंकि देखिए इन्होंने इतनी बहादुरी से हमारे श्रीनगर कश्मीर को बचाया था पाक सेना के हमले से। तो ये आपका मेन, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता 1947। देखो, इंडिपेंडेंस इंडिया 1947 में इनको जो है परमवीर चक्र प्राप्त हो गया था, तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपके यही क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। दूसरे देखें, मेजर शैतान सिंह 1962, 47 में उनको मिला, 62 में इनको मिला। ये भी देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की थी, दोनों कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, लेकिन बटालियन देखो अलग अलग आ जाती है दोस्तों। उनकी थी 4थी बटालियन और इनकी आ गई 13वीं बटालियन। आपको ये याद में रखना है, उनकी थी डेल्टा कंपनी और इनकी है चार्ली कंपनी। तो इस 3 क्वेश्चन आपको भी यहाँ पे भी मेजर शैतान सिंह से पूछे जा सकते हैं। पहला परमवीर चक्र प्राप्त करता, ठीक, और दूसरे परमवीर चक्र प्राप्त करता मेजर शैतान सिंह। इनको देखिए मिला था 1962 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। इन्होंने लद्दाख एवं नेफा क्षेत्र में अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। 62 में लद्दाख एवं नेफा क्षेत्र, नेफा क्षेत्र हो गया हमारा, नेफा क्षेत्र हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और लद्दाख हो गया हमारा। इन दोनों क्षेत्रों में इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और इनको भी मरणोपरांत ही परमवीर चक्र की प्राप्ति हुई थी। देखिए, भारत के दूसरे परमवीर चक्र प्राप्त करता 1962 में मेजर शैतान सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे हमारे व्यक्तित्व हैं अजीत डोभाल, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इस समय कार्यरत हैं। देखिए, इनका मूल गांव आपको पता होना चाहिए घीड़ी गांव के, और घीड़ी गांव कहाँ पे पता हमारा? पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल का तो देखिए इस समय सेंटर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है कार्यरत हैं केंद्र सरकार में। तो बहुत पौड़ी के लिए अपने लिए बहुत बड़े एक सौभाग्य की बात है और उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल हो गया, घीड़ी गांव हमारे। वर्तमान में प्रधानमंत्री के देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल जी को कब किया गया था? 30 मई 2014, 2014 में जब केंद्र में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो 30 मई 2014 से ये कार्यरत हैं लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर। और 1988 में देखो इनको कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र कब प्राप्त हुआ था? 1988 में। बिल्कुल आपको सन याद रखना है इसका। 1968 के केरल बैच के ये आईपीएस अधिकारी थे। देखो, केरल बैच के आईपीएस अधिकारी थे। 2005 में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख पद से ये रिटायर हुए थे, ठीक। 2005 में रिटायर्ड हो गए थे और देखिए 2014 से ये कार्यरत है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपने आप में उपलब्धि है। दूसरे देखिए मेजर जनरल विपिन रावत, ठीक है। ये तो अब देखिए इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, ठीक है। प्लेन क्रैश हो गया था, उस क्रैश में जो है इनकी डेथ हो जाती है और ये हमने बहुत एक ऐसी पर्सनैलिटी खोई है। और ये भी देखिए पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते थे। बिरमौली और सैड गांव के थे मेजर जनरल विपिन रावत। जन्म स्थान इनका देहरादून पर। देखिए मूल निवासी पौड़ी के माने जाएंगे, लेकिन इनका जन्म हुआ था
16 मार्च 1958। देखिए इनकी डेथ अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इससे अभी मैंने देखा है कि हर एग्जाम में इनसे जो है इनसे क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इनका तो जन्म याद रखें 16 मार्च 1958 देहरादून में। अगर ये मूल निवासी पूछे जाते हैं, इनका गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, बिरमौली और सैड़ गांव। पिता देखिए इनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, और थल सेना के ये डिप्टी चीफ थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको बनाया गया था, और ये बनाया गया था 30 दिसंबर 2019 को इनको इस पद पर अपॉइंट किया गया था। इनको देखिए कमीशन कब मिला था, 11 गोरखा राइफल्स। अब ये भी पूछा जाता है किस राइफल्स से संबंधित है ये, 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन थी इनकी। 16 दिसंबर 1978 को इनको कमीशन मिला था। थल सेना के ये 27वें सेनाध्यक्ष भी थे। 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने इसका पदभार ग्रहण किया था। देखिए मृत्यु जो इनकी हुई थी 8 दिसंबर 2021। आपको तिथि याद रखनी है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास जो है इनका हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जिस हेलीकॉप्टर में ये थे उस हेलीकॉप्टर का नाम और उस हेलीकॉप्टर का पायलट कौन था, उसको कौन चला रहा था, उसका नाम और इस हेलीकॉप्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जनरल अनिल चौहान, देखिए ये भारत के दूसरे और वर्तमान सीडीएस हैं। उनके बाद जो है सेकंड जनरल अनिल चौहान बने। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य हमारे पौड़ी गढ़वाल के लिए कि ये भी पौड़ी गढ़वाल से ही बिलोंग करते हैं, और इनके गांव का नाम है कांडा गांव। देखिए गांव सबके अलग अलग हैं, लेकिन सारे पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। इनको जो नियुक्त करा गया है वो 30 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया है जनरल अनिल चौहान को। यह 31 मई 2021 को भारतीय थल सेना से लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए, और उन्हें सैन्य सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल के साथ रखा गया था। देखिए उन्हीं के साथ ये काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ ये कार्यरत थे। अजीत डोभाल के साथ ये कार्यरत हैं थे पहले, ठीक है। और अब इनको सीधे बनाया गया भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस। तो देखिए अजीत डोभाल जी कितनी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है अपने आप में, उन्हीं के साथ इनको रखा गया था, उनके सैन्य सलाहकार के रूप में ये इनको रखा गया था। लेकिन फिर इनको बनाया गया दूसरे सीडीएस, भारत के दूसरे और वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान। तो ये दोस्तों हमारी जो वीडियो थी ये विंसर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स के बेस पे बनाई गई थी, और इसी तरह से इसमें आगे भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे भी हम इसको कंटिन्यू सीरीज को जारी रखेंगे, और आगे आपके लिए मैं सीरीज के कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आऊंगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, इनको याद करिए अपनी परीक्षाओं के लिए। बहुत महत्वपूर्ण नोट आपको दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए आप बुक देखेंगे, बुक में बहुत डिटेल नोट्स हैं आपके, लेकिन मैंने वहां से बिल्कुल की पॉइंट्स निकाल के मैं आपके लिए लाया हूँ जिनसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।